वाले हैं और समझने वाले हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो तरीके का मेडिटेशन माइंडफुलनेस क्रिएट करता है, आखिर वो एक्चुअली काम कैसे करता है। बेसिकली जो भी मैं आज बोलने वाला हूं वो एक रिसर्च पेपर की समरी। वो रिसर्च पेपर का टाइटल है हाउ डज माइंडफुलनेस मेडिटेशन वर्क, एंड द रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेस, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक शॉर्ट में जान लेते हैं, जिनको नहीं पता है, कि माइंडफुलनेस की डेफिनेशन है क्या। अब माइंडफुलनेस एक स्टेट ऑफ माइंड कुछ नहीं है, बस एक स्टेट ऑफ माइंड है। किस तरीके का स्टेट ऑफ माइंड? जिसमें हम नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, बिना जज किए हमारे अभी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पे ध्यान देते हैं, और कुछ क्वालिटीज सच एज ओपननेस, क्यूरियोसिटी लेके आते हैं। बेसिकली इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट। अब साइंस ये प्रूव करता है कि इस स्टेट ऑफ माइंड से, माइंडफुलनेस से, ओवरऑल हमारा जो मेंटल हेल्थ या इमोशनल वेल बीइंग है वो अच्छा रहता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, अटेंशन, एडिक्शन जैसी चीजों में माइंडफुलनेस काफी हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइंस ने ये फाइंड किया है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आपकी ब्रेन में एक्चुअली पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में एक्चुअली उनका शेप चेंज होता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो माइंडफुलनेस का ये भी एक कंपोनेंट है। अब ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो ये पेपर बोलता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन 4 मेजर मैकेनिज्म से काम करता है। पहले एक एक करके आप मैकेनिज्म का नाम सुन लीजिए, फिर हम हर एक मैकेनिज्म पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिज्म जो है, जो कि बेस फॉर्म करता है माइंडफुलनेस का, उसको कहते हैं अटेंशन रेगुलेशन। अटेंशन रेगुलेशन सिंपल भाषा में यह है कि आपका ध्यान, माइंड का जो करेंसी होती है अटेंशन, ध्यान, वो कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा, इसको रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल करना एक स्किल होती है, उसको बोलते हैं अटेंशन रेगुलेशन। दैट्स द फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म जो पेपर सजेस्ट करता है उसका नाम है बॉडी अवेयरनेस। आपकी बॉडी की अवेयरनेस आप में है या नहीं, दैट्स द सेकेंड मैकेनिज्म। थर्ड मैकेनिज्म इज इमोशनल रेगुलेशन। अब आपके इमोशंस जो है उसको आप रेगुलेट, कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं अपने विल पे, जब जैसे चाहिए आपको, उसको बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन। तो ये है थर्ड मैकेनिज्म। और फोर्थ एंड द फाइनल मैकेनिज्म इज चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर आम एकदम सिंपल टर्म्स में चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में हमारे खुद को लेकर मैं की जो आइडिया होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे दिमाग में, उसमें चेंजेस आते हैं। माइंडफुलनेस उसमें चेंज लाने में हेल्प करता है। तो ये 4 मैकेनिज्म हैं जो पेपर बात करता है, जिससे माइंडफुलनेस मेडिटेशन काम करता है। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे एक एक करके कि इनका मतलब क्या है और थोड़ा डीपली समझेंगे। और फर्स्ट मैकेनिज्म जो अटेंशन रेगुलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं और उसको समझते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है, एंटायर अटेंशन इज सपोज टू रेस्ट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। आपका सारा 100% ध्यान एक ऑब्जेक्ट पे लगाना होता है, जो यूजुअली आपकी ब्रेथ होती है। Whenever the practitioner notices that the mind has wandered off, he or she returns it to the chosen object and starts again. जब भी आपको ये लगता है कि आपका ध्यान भटक गया है, तो आराम से, धीरे से उसको वापस वही ऑब्जेक्ट पे लेके आना होता है। ये इंस्ट्रक्शन माइंडफुलनेस मेडिटेशन में देते हैं।
अब ये प्रैक्टिस से हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हम हमारे अटेंशन या ध्यान को रेगुलेट करने को सीख रहे हैं। हम दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि कहाँ ध्यान जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। अटेंशन रेगुलेशन। पर अगर आपने ये एक्चुअली कभी ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि ये इतनी आसान बात है नहीं। क्योंकि यूजुअली जब हम ध्यान को अटेंशन को रेगुलेट करने का सीख रहे होते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं, कोई आपके रूम में आ गया, किसी ने आपको आवाज दे दी, या फिर ये इंटरनल भी हो सकते हैं कि आपका ध्यान दिन में आगे क्या करना है वो प्लान करने में चला जाता है, या फिर जो हो चुका है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ बात हो गई, उसके बारे में आप सोचने लगते हैं। तो ये अटेंशन रेगुलेशन का प्रोसेस सुनने में आसान है पर करने में थोड़ा डिफिकल्ट। पर हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें ध्यान वापस से एक ही चीज पे लेके आना है। अब यहां डिफिकल्टी इसलिए है क्योंकि एक तनाव क्रिएट होता है, एक टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि आपकी माइंड की नेचुरल टेंडेंसी कुछ और करने की है, जबकि हम उसको ट्रेन कर रहे हैं एक ही जगह पे रहने में। इसीलिए इस तनाव की, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम इसे कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग एबिलिटी का नाम देते हैं। अटेंशन रेगुलेशन से कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग आप सीखते हैं। इस चीज का दूसरा नाम ये भी है एग्जीक्यूटिव अटेंशन। एग्जीक्यूटिव अटेंशन, अब इसे एग्जीक्यूटिव क्यों बोलते हैं ये थोड़ा समझना जरूरी है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में एग्जीक्यूटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके दिमाग का एक बहुत ही रिसेंटली डेवलप्ड पार्ट इसे कंट्रोल करता है, उसका नाम है कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स ही वो स्पेशल पार्ट है आपके दिमाग का जो आपको जानवरों से अलग करता है। ये आपको कुछ एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज देता है, जैसे कि एक फ्यूचर गोल के बारे में सोच पाना, उस गोल के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए उसको एग्जीक्यूट कर पाना, और डिस्ट्रैक्शन होते हुए भी वो करते रहना। तो ये सब चीजें एग्जीक्यूटिव अटेंशन या एग्जीक्यूटिव स्किल्स में आता है, इसीलिए इसे एग्जीक्यूटिव अटेंशन का नाम दिया गया है। अब रिसर्चर्स ने ये पेपर में ये फाइंड किया है कि जो लोग ये ट्रेनिंग करते हैं उनके कॉर्टेक्स में एक्चुअली फिजिकल चेंजेस आते हैं। मतलब उनका कॉर्टेक्स की जो थिकनेस होती है, आपके दिमाग के वो पार्ट की थिकनेस जो होती है वो बढ़ती है, और इसी को जैसे मैंने पहले बोला था न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आपके ब्रेन में एक्चुअल फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब पेपर ये भी बोलता है कि इस स्किल को प्रैक्टिस करने से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे एडीएचडी बोलते हैं, उसमें मदद मिलती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी ये हेल्पफुल रहता है। और इसका फाइनल एडवांटेज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बोलते हैं कि ये चीज आपके अटेंशनल ब्लिंक को कम करने में काम आती है। अब अटेंशनल ब्लिंक क्या होती है ये मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब आपने एग्जाम्स तो दी होगी, एग्जाम देते टाइम आपने ये नोटिस किया होगा कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपके अटेंशन में एक इमीडिएट ड्रॉप आता है दूसरे क्वेश्चन को जाने से पहले। तो ये जो अटेंशन का ड्रॉप होता है एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के बाद, उसको अटेंशनल ब्लिंक बोलते हैं कि ध्यान हटता है दूसरे टास्क पे फोकस करने से पहले। तो ये जो लैप्स इन अटेंशन है, इसको कम करने में और क्विकली स्विच करने में आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन का जो ये पार्ट है अटेंशन रेगुलेशन, ये भी हेल्प करता है। तो ये था अटेंशन रेगुलेशन के बारे में, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है उससे काफी रिलेटेड है और उसका बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अब बात करते हैं सेकेंड मैकेनिज्म के बारे में जो है बॉडी अवेयरनेस। सिंपल टर्म्स में समझे कि बॉडी अवेयरनेस है क्या, तो इट्स द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सटल सेंसेशंस इन योर बॉडी। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि
a restless mind is manifested as a restless body. अगर आपके माइंड में रेस्टलेसनेस होगी तो वो आपके बॉडी सेंसेशन में भी नोटिस होगी. रिसर्च पेपर इसका बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि when I walk, I notice the sensations of my body moving. जब आप चलते हैं तो आप अपने बॉडी के सेंसेशंस, पैर आगे रखा, हाथ आगे आया, क्या आप इन सटल सेंसेशंस को नोटिस करते हैं? सेकंड स्पेसिफिक एग्जांपल जो दिया जाता है कि when I eat, I specifically notice the texture, taste of the food. जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप उस खाने का टेक्सचर नोटिस करते हैं, उसका टेस्ट नोटिस करते हैं, उस खाने से आपने क्या इमोशंस जनरेट हुए, क्या आपने वो लास्ट टाइम नोटिस किया था? अब होता यह है कि जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो यही अवेयरनेस आपके बॉडी से रिलेटेड वो अवेयरनेस बढ़ जाती है. इससे फायदा यह होता है कि आप ऑटोमेटिक मोड में कम रहते हैं. आपने ये नोटिस किया होगा कि या क्लास में या कोई प्रेजेंटेशन के टाइम आपका बॉडी तो फिजिकली यहां है पर आपका दिमाग कहीं और. तो बॉडी अवेयरनेस आपको ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. रिसर्च पेपर ये बोलता है कि द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, आपके ब्रेन का वो पार्ट जो बॉडी अवेयरनेस से रिलेटेड है, उसका नाम है टेम्पोपेराइटल जंक्शन. अब रिसर्चर्स ने ये खोजा और रिसर्च किया कि 8 वीक्स के मेडिटेशन ट्रेनिंग के बाद क्या इस पार्ट में कुछ चेंज आता है, और उनको ये पता चला कि जो टेम्पोपेराइटल रीजन की थिकनेस होती है, ये थिकनेस बढ़ जाती है. तो अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपके ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर्स में चेंज आना शुरू होता है. फाइनली ये पेपर ये बात करता है कि बॉडी अवेयरनेस के मैकेनिज्म से जो दूसरे अलग मैकेनिज्म है, जैसे कि नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है इमोशनल रेगुलेशन, उसमें भी मदद मिलती है. इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी अवेयरनेस से आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प होती है. ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि जब भी आपको कोई इमोशनल स्टिमुलस मिलता है या आपकी लाइफ में कोई इमोशनल घटना घटती है, तो आपके बॉडी का हमेशा उसके प्रति एक रिएक्शन होता है. अब अगर मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स दूं, तो जब कोई नर्वस होता है तो नर्वसनेस में बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि कुछ लोग इचिंग करते हैं, कुछ लोग की स्वेटिंग ज्यादा होती है जब वो नर्वस होते हैं. वैसे ही अगर कोई एंग्री हो, कोई गुस्से में हो, तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, एक टेंशन आ जाता है बॉडी में. तो ऐसे कोई भी इमोशन का एक बॉडीली रिएक्शन होता है. इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना है, कि हम ये बॉडी के सटल रिएक्शंस, सटल चेंजेस को अपनी अवेयरनेस में लाएं. फाइनली पेपर ये बात करता है कि बॉडी अवेयरनेस से चीजें जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज, इन सारी चीजों में भी मदद मिलती है. अब नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है वो है इमोशनल रेगुलेशन. सिंपल टर्म्स में समझते हैं इमोशनल रेगुलेशन होता क्या है. तो इमोशनल रेगुलेशन मतलब कुछ प्रोसेसेस की मदद से आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं. इसका मतलब है इमोशनल रेगुलेशन. रिसर्चर्स ये मेंशन करते हैं कि 7 वीक की मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन करने के बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आपके इमोशंस में. नंबर 1, देयर इज अ डिले इन रिएक्शन टाइम. इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन टाइम का मतलब ये है कि जैसे ही आपको कुछ इमोशनल स्टिमुलस मिला, किसी ने आप पे चिल्लाया, तो आप इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करना कम कर देते हैं, आप डिले करते हैं. तो ये होता है डिले इन रिएक्शन टाइम. सेकेंड चीज ये जो होती है, which is there is a reduction in reactivity to repetitive thoughts. आप जो सेम चीज अपने दिमाग में बार बार सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, ये रिएक्टिविटी, कुछ थॉट आया और आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया अपने दिमाग में, तो ये जो रिएक्टिविटी होती है ये कम हो जाती है.
और बोलते हैं कि देयर इट फैसिलिटेट्स, माइंडफुलनेस मेडिटेशन फैसिलिटेट्स रिटर्न ऑफ द इमोशनल बेसलाइन आफ्टर रिएक्टिविटी, कि आपने कुछ रिएक्ट किया उसके बाद आपको नॉर्मल होने में, आपका इमोशंस नॉर्मल होने में क्विकर, जल्दी होता है। तो ये कपल ऑफ पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल रेगुलेशन। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है, हाउ डू वी गेट बेटर एट इमोशनल रेगुलेशन। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि आपके दिमाग का जो न्यूएस्ट पार्ट है, जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके दिमाग के आगे वाला पार्ट जो कि सबसे नया है, दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आपके दिमाग का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, जिसका नाम है अमिगडाला। अमिगडाला इज दैट पार्ट जो फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिसर्चर्स ने पाया है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सबसे नया वाला पार्ट, आपके सबसे ओल्डेस्ट पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है, और इस तरीके से आपका इमोशनल रिस्पॉन्सेस अच्छे हो जाते हैं। रिजल्ट्स, पॉजिटिव मूड स्टेट्स आपके इंप्रूव होते हैं, ज्यादा होते हैं। देयर इज अ रिडक्शन इन रूमिनेटिव थॉट्स। रूमिनेटिव थॉट्स मतलब वो थॉट्स जो हम बार बार सोचते रहते हैं, वो उसमें रिडक्शन होता है। एंड फाइनली इट ऑल्सो लीड्स टू रेड्यूस्ड सोशल एंजाइटी। कुछ लोग को दूसरों के बीच में रहने से एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, तो इसमें भी इमोशनल रेगुलेशन काम आता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये रिसर्च पेपर दो टाइप ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, दो प्रोसेसेस के बारे में बात करता है, और आप इनको समझें। फर्स्ट होता है, इसका नाम है रीअप्रेजल। रीअप्रेजल का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में अगर कुछ बुरा हुआ है, कुछ नेगेटिव इमोशनल स्टिमुलस आपको मिला है, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में जो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो ये इमोशनल रेगुलेशन आपको उन स्ट्रेसफुल इवेंट्स को एक नए तरीके से देखने में हेल्प करता है। उनका मतलब क्या रखें आपके लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, कोविड हो गया। कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा। अब उसकी वजह से लेट्स से एक स्टूडेंट की लाइफ में वो जिस जॉब के लिए, जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो खराब हो गई। अब ये एक नेगेटिव स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ उसकी लाइफ में। रीअप्रेजल का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट इस नेगेटिव स्टिमुलस को, इस नेगेटिव इवेंट को ऐसे भी देख सकता है कि ओ माय गॉड, दिस इज सो बैड, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर उस इवेंट को, यही इवेंट को वो इस मतलब से देख सकता है कि अच्छा हुआ कि ये स्ट्रेसफुल इवेंट मेरे लाइफ में इतनी जल्दी हो गया, मुझे ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर मैं इस डिफिकल्ट टाइम से चला गया तो मैं कोई भी डिफिकल्ट टाइम को फेस कर सकता हूं। तो ये जो मतलब में, उस इवेंट का मतलब जो आप दे रहे हैं, वो मतलब को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना ही रीअप्रेजल कहलाता है। सेकंड तरीका जो ये रिसर्च पेपर डिस्कस करता है, वो है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर मतलब क्या, कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से, और इसमें एक प्रिंसिपल होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, कि आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं, भले कोई डर से रिलेटेड, फियर से रिलेटेड, सैडनेस से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड, ऐसे नेगेटिव इमोशंस को पैदा करने वाले थॉट को माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहता है कि आप इनसे दूर मत भागिए, इनसे दूर मत भागिए, बल्कि इन पे अपना पूरा का पूरा सारा अटेंशन फोकस कीजिए। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं, और इसी को एक्सपोजर कहते हैं। क्योंकि जब आप अपना पूरा ध्यान इन नेगेटिव स्टिमुलस, नेगेटिव इमोशंस पे लाते हैं बिना किसी रिएक्टिविटी के, तभी आप अपने पुराने हैबिचुअल पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी बात की एंजाइटी, मैं स्ट्रेस लेता हूं किसी बात से, तो अब उससे कोप करने का मैकेनिज्म है, उसको मैं दूर हटाने के लिए और मुझे अच्छा फील कराने के लिए मैं कुछ मीठा खा लेता हूं, मैं माइंडलेस ईटिंग करता हूं। जब भी मुझे एंजाइटी होती है, उसको दूर भगाने के लिए मैं माइंडलेस ईटिंग करता हूं। तो इसी हैबिचुअल पैटर्न को चेंज करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये कहता है कि आप पूरे ध्यान लगाइए कि आप किस बात से एंजाइटी हो रही है, और जब आप ध्यान लगाएंगे तभी आप अपने ये बुरे हैबिट्स, बुरे हैबिचुअल पैटर्न्स को चेंज कर सकें। तो ये दो तरीके हैं, रीअप्रेजल और एक्सपोजर,
जिनसे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। जो चौथा मैकेनिज्म है जो रिसर्च पेपर बात करता है ऑन हाउ माइंडफुलनेस मेडिटेशन वर्क्स इज चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ। अब इसको थोड़ा डिसाइफर करते हैं और समझते हैं कि सेल्फ आखिर होता क्या है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, सेल्फ इज वंस कॉन्शियसनेस। मेरी आइडिया ऑफ मैं कौन, मैं, तो मैं मतलब सेल्फ। अब ये आइडिया ऑफ मैं बहुत सारी चीजों से बनती है। मेरा जेंडर क्या है, मैं कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलाकर मुझे अपनी आइडिया ऑफ मैं कौन हूं ये बताते हैं। तो जब रिसर्चर्स ने ये पाया कि जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अवेयरनेस अबाउट योर ओन सेल्फ इंक्रीजेस। अब ये काम कैसे करती है? होता यह है कि जब भी हमें एक इंसान को बाहर से कुछ स्टिमुलस मिलता है, बाहर से कोई भी इनपुट आता है, तो वो हमारे एक फिल्टर आइडिया ऑफ आवर ओन सेल्फ से पास थ्रू करता है और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए कि ये कैसे काम करता है। सपोज मैं कॉलेज में हूं और आई फाइंड माई सेल्फ, मुझे थोड़े लोग दिखते हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं। अब जब मैं वो बातें सुनता हूं, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ एंटरटेनमेंट, सपोज बिग बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब मैं ये सुनता हूं तो ये जो एक्सटर्नल इनपुट है दैट पासेस थ्रू मेरे आइडिया ऑफ मैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद लगता है कि मैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान हूं, मुझे सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करना पसंद है या फिर कोई इंटेलेक्चुअल बातों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो इस फिल्टर के अकॉर्डिंग मैं ये एक्शन लेता हूं कि नहीं, मुझे इन लोगों से नहीं बात करनी है बिकॉज ये बहुत ही अलग तरीके की बातें कर रहे हैं जो कि मेरा जो आइडिया है उसमें फिट इन नहीं करता है। सो दैट्स हाउ द फिल्टर, मैं का फिल्टर से हम एक्शंस लेते हैं, उनको जज करके एक्शंस लेते हैं। अब होता यह है कि जब एक हम माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं तो बार बार हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जजमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू आवर आइडिया ऑफ सेल्फ। तो इसे मेटा अवेयरनेस कहते हैं, अवेयरनेस अबाउट द अवेयरनेस इटसेल्फ। तो ये मेटा अवेयरनेस एबिलिटी आप में डेवलप होती है और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये पेपर में बताया गया है कि जब कोई इंसान बार बार ये ऑब्जर्वेशन करता है और मेटा अवेयरनेस के थ्रू सेल्फ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है तो उसका खुद के प्रति ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि मैं कौन हूं। इन शॉर्ट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको हेल्प करता है आपका खुद की आइडिया को चेंज करने में, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने में। और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इससे जजमेंट कम हो जाती है और एक मोर ऑब्जर्वेंट सेल्फ क्रिएट होता है। सो दैट्स हाउ फोर्थ मैकेनिज्म, चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओन सेल्फ, हेल्प्स यू। अब जब हमने चारों मैकेनिज्म्स के बारे में बात कर ली है, रिसर्च पेपर ये बोलता है कि ये चारों मैकेनिज्म इंडिविजुअली नहीं बल्कि साथ में काम करते हैं। तो अब फाइनली मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये चारों चीजें साथ में कैसे एक इंसान के वेलबींग के लिए बेनिफिशियल होती है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि गोल ये है कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन हमारे करंट एक्सपीरियंस पे एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ हो, ओपन, क्यूरियस, नॉन जजमेंटल, राइट? दैट्स द गोल, ये हमारा एम है। अब जब भी एक इमोशनल रिएक्शन या कोई ट्रिगर हमें होता है तब हमारा एग्जीक्यूटिव अटेंशन या एग्जीक्यूटिव स्किल्स हमें एक कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट करती है कि हम हमारे माइंडफुल स्टेट में अब नहीं है। इस टाइम पे बॉडी अवेयरनेस काम आती है क्योंकि हमेशा एक बॉडी में रिएक्शन होता है, टेंशन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग इंक्रीजेस। तो बॉडी अवेयरनेस हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हम ट्रिगर हो चुके हैं। नेक्स्ट, इमोशनल रेगुलेशन काम में आता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के साथ डिफरेंटली बिहेव कर सकें।
जो हमारे हैबिचुअल या एनिमल रिस्पॉन्सेस हैं वो ना करके एक नया अच्छा पैटर्न एस्टैब्लिश कर सके। अब जब एक इंसान बार बार अपने ट्रिगर को, अपने इमोशनल रिएक्टिविटी को नोटिस करता है तो उसको अपने बारे में इंसाइट्स मिलती है। इस इंसाइट से उसका जो खुद का मैं का कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता है, फिल्टर चला जाता है। सो देयरफॉर ये चारों मैकेनिज्म साथ में मिलके माइंडफुल मेडिटेशन बनाते हैं और एक इंसान के इमोशनल वेलबींग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो एक इंसान को अपने थॉट्स, अपनी रिएक्टिविटी, अपने बिहेवियर और अपने अटेंशन को खुद से मॉनिटर करने की एबिलिटी देते हैं और इस एबिलिटी से वो इंसान अपने गोल को अचीव कर पाता है और ओवरऑल बेनिफिट रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इस वीडियो से आपकी माइंडफुल मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बड़ी है और आप इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कंसिडर करेंगे। मैं स्पेसिफिकली इस अमेजिंग रिसर्च पेपर के ऑथर्स को थैंक यू करना चाहता हूँ, जिनका नाम है ब्रिटा, सैरा, टिम, जेव, डेविड एंड अल्रिच फ्रॉम बेंडर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो इमेजिंग जर्मनी एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन। थैंक यू।